सो इट वेलकम टू डेरी का एपिसोड 2 शुरू होता है दो चीजों से। सबसे पहले तो हम देख पाते हैं कि आखिरी एपिसोड का जो क्लाइमेक्स था वो हमको फिर से दिखाया जाता है, जहां पर हम लिली के पीओवी से सब कुछ देख रहे थे कि कैसे उस म्यूटेटेड मॉन्स्टर बेबी ने स्क्रीन से बाहर निकलकर, जो कि एट ही था, उसने टेरी, फिल और सूजी को बहुत ही बुरी तरह से चीर फाड़ कर खत्म कर दिया था। अब लास्ट मोमेंट तक भी लिली सूजी को बचाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो बहुत ही छोटी बच्ची थी जिसका वो हाथ भी पकड़ती है, लेकिन ये मॉन्स्टर सूजी को उसी हाथ से पकड़कर उसकी बॉडी को हाथ से अलग करके उसे खत्म कर देता है और वही हाथ लिली के हाथों में भी था। हालांकि वो लिली को पकड़ सकता था, उसको खत्म कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया? तो लिली के हाथ पर वही टर्टल ब्रेसलेट था जो कि उसे मैटी ने दिया था और इट यूनिवर्स टर्टल मच्यूरिन को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम जानते हैं जो कि यूनिवर्स का प्रोटेक्टर है और इट का डायरेक्ट एनिमी भी, जिससे इट कहीं ना कहीं दूर रहने की कोशिश करता है। खैर, अब इसके बाद में हमको दूसरी चीज दिखाई जाती है जहाँ पर हम एक स्केच को देखते हैं, एक बहुत ही बढ़िया सॉन्ग को देख पाते हैं जहाँ पर इनडायरेक्टली हमें दिखाया जाता है उसके जो लिरिक्स है वो दिखाता है कि पेनीवाइज यहाँ पर किस तरह से शिकार करता है, लोगों को कैसे भड़काता है, लोगों के बीच में लड़ाइयाँ कैसे करवाता है। खैर, अब इसके बाद में लिली की नींद खुल जाती है, मतलब कि ये उसके अंदर बस चुका एक नया ट्रॉमा है जो कि उसे नाइटमेयर्स के रूप में रोज हॉन्ट करता है। पहला वाला ट्रॉमा उसको अपने पिता की मौत का था जो कि पिकल फैक्ट्री के अंदर काम करते थे और पिकल फैक्ट्री के अंदर मशीन में फंसकर मारे गए, उनके टुकड़े हुए थे और सभी लोग उसे उस हादसे का दोषी मानते हैं। इनफैक्ट उसकी खुद की माँ भी उसे दोषी मानती है और उस हादसे के बाद ही सभी उसको स्कूल के अंदर आस पड़ोस के लोग भी पागल कहते हैं। एनीवेज, अब कहानी आती है रोनी पर। इसका पूरा नाम है, या फिर ये कहें कि रियल नाम है, वेरोनिका ग्रॉगन। इसके घर के बाहर दो पुलिस वाले पहरा दे रहे थे क्योंकि रोनी के पिता पर पहले मैटी के गायब होने का शक था और यहाँ पर इस टाइम रेसिज्म बहुत ही ज्यादा है, तो पुलिस फोर्स उसको फंसाना चाहती है क्योंकि वो ब्लैक पर्सन था। अब फिलहाल थिएटर के अंदर हुई मौतों के लिए भी पुलिस ऑफिसर्स हैंक को ही दोषी मान रहे थे, जबकि वो वहां पर था ही नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल जो 3 बच्चे मारे गए, यानी कि टेरी, फिल और सूजी, तो उनकी मौत का भी जिम्मेदार पुलिस वाले और सारे के सारे टाउन के लोग उसको ही मान रहे थे, यानी कि हैंक को। और पुलिस वाले उसके घर के बाहर पहरा दे रहे होते हैं ताकि वो उसको फंसा सके। अब यहाँ ये पुलिस वाले थोड़ी बहुत बात कर रहे होते हैं जिससे पता चलता है कि थिएटर के अंदर फिल, टेरी और सूजी मारे जरूर गए, लेकिन उनकी लाशें कभी नहीं मिली, जो कि काफी शॉकिंग चीज हो सकती है। लेकिन वी ऑल नो कि पेनीवाइज या फिर इट अपने शिकार की बॉडीज को अपने पास रखना पसंद करता है ताकि वो बाद में उनका इस्तेमाल कर पाए, और इसलिए थिएटर से कोई भी लाश कभी बरामद नहीं हुई। इनफैक्ट ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स और बाकी लोग ये मानते हैं कि जो ग्रॉगन्स है ना, इन्होंने ही उन बच्चों की बॉडीज को खा लिया है, जो कि बहुत ही बेकार बात थी। मतलब रेसिज्म बिल्कुल हाइट पर था डेरी के अंदर। इधर घर के अंदर हैंक की माँ उससे बात कर रही होती है, जहाँ पर वो उससे ये कहती है कि शहर के लोग उस पर शक कर रहे हैं, जिस पर वो ये कहता है कि ये लोगों का काम है और उसने जब कुछ किया ही नहीं तो डरने वाली बात क्या है, वो सब कुछ जानता है। और सारी बातें रोनी चुप कर सुन रही थी। रोनी के परिवार में उसके पिता और ग्रैंड मदर ही रहती है और उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। अब रोनी की ग्रैंड मदर डेरी के लोगों के रेसिस्ट बर्ताव से खुश नहीं है, जो कि ये चाहती है कि रोनी वापस से स्कूल जाना शुरू कर दे, अच्छे से पढ़ाई करे और पढ़ लिख कर डेरी छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चली जाए, क्योंकि उनकी तो उम्र हो चुकी है, लेकिन उसको अब इस रेसिज्म को फेस करना नहीं चाहिए। खैर, अब दूसरी ओर हम मेजर हैमलन को देखते हैं, जिसने अब शहर के अंदर घर रेंट पर ले लिया था और आज उसकी बीवी शार्लेट हैमलन और बेटा वेल यानी कि विलियम हैमलन आते हैं। दोनों को इधर काफी अच्छा लगता है। हालांकि यहाँ के रेसिस्ट बर्ताव शार्लेट भी नोटिस करती है, जिसको ये देखकर थोड़ा सा अजीब लगता है और वो हैमलन से ये कहती भी है कि यहाँ पर उन्हें एडजस्ट होने में थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, जिस पर वो उसे मोटिवेट करता है। अब विल अपने रूम में जाता है, जहाँ पर वो उसके पिता का लाया हुआ गिफ्ट यानी कि एक टेलीस्कोप देखता है और ये हैमलन लाया था शार्लेट के ही सजेशन पर, क्योंकि विल को साइंस में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है और उस दुनिया के और दुनिया से बाहर के राज जानने के लिए वो हमेशा ही क्यूरियस रहता है। और यहाँ पर हमें ये चीज भी दर्शाई गई है कि जो हेलन है ना, वो यहाँ पर अपने काम में ज्यादा व्यस्त रहता है, तो उसको अपने बेटे के इंटरेस्ट के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। तो उसकी बीवी इन सब चीजों के बारे में उसको बताती रहती है ताकि बाप बेटे के बीच की बॉन्डिंग अच्छी हो जाए। खैर, दूसरी तरफ मार्क जो होती है वो स्कूल आती है और अब डेरी के अंदर कर्फ्यू कंडीशन लग गई थी, तो शाम से पहले ही सभी बच्चों को घर जाना होता है, क्योंकि इट जो शिकार करता है वो रात में ही करता था। खैर, इधर मार जो होती है वो स्कूल की पॉपुलर गर्ल पैटी और उसके 2 दोस्तों के साथ रहने की कोशिश करती है, उनके ग्रुप में फिट होने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसको इतना भाव नहीं देती। कभी कभार उससे बात कर भी लेती है, लेकिन वो भी सिर्फ गॉसिप्स करने के लिए और कुछ खास नहीं। खैर, आज से रोनी भी स्कूल आना शुरू कर देती है, वो इनके ही स्कूल में पढ़ाई करती थी। मैं लिली भी स्कूल आती है, जो कि अपनी क्लास में थी, जिससे मार्श बात करती है और कहती है कि वो रोनी से दूर रहे क्योंकि उसके पिता हैंक पर सबको शक है। हालांकि लिली ये सब बातें नहीं मानती थी, वो कहती है कि वो दोनों ही जानते हैं कि क्या हुआ था। अब
इसी बीच क्लास के अंदर बिल आता है जो कि लेट हो गया था और उसकी टीचर उसको डांटती भी है, जिसका यहाँ पर न्यू एडमिशन हुआ है। खैर अब यहाँ पर पहले ही दिन एक बच्चा जो होता है वो उसको बुली करता है और उसकी चेयर को पीछे खिसका देता है, इसके चलते वो नीचे गिर गया था। इसी बीच हमको ये पता चलता है कि फिल, टेडी और सूजी के लिए प्रेयर्स भी स्कूल के अंदर करी जाती है। अब हम हेलन को देखते हैं जो कि हेडक्वार्टर्स आकर फुलर से मिलता है और फुलर उसको बताता है कि उसके ऊपर 3 लोगों ने हमला किया था, तो उनमें से एक दोषी मिल गया है जो कि कोई और नहीं बल्कि वही ऑफिसर है जिसने उसकी पहले डिसरिस्पेक्ट करी थी, जिसका नाम मास्टर्स है। और उससे अभी पूछताछ चालू है कि उसके 2 साथी और कौन थे, और वो हेलन से स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ था तो उसे सबक सिखाना चाहता था और उसके 2 साथियों के बारे में फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन सख्ती से पेश आने पर जल्दी ही वो उसके 2 साथियों को भी पकड़ लेंगे। खैर अब हेलन यहाँ से जाने लगता है जो कि फुलर से ये कहता है कि मास्टर्स के पास से जो गन मिली थी जिससे वो हेलन को मारने वाला था वो है मैकारोव PM, और जिस पर फुलर ये कहता है कि ये सोवियत की बनाई हुई गन है। लेकिन इतने टेंस माहौल में अंधेरे के अंदर भी हेलन ने इतना बारीकी से नोटिस कर लिया, जो कि काफी एक्सीलेंट चीज है। एनीवेज इसी बीच हम शार्लेट को देखते हैं जो कि रात के खाने के लिए सामान लेने मार्केट गई थी और रास्ते में डेरी शहर को भी वो नोटिस करती है, ऑब्जर्व करती है, तो उसे भी यहाँ पर लोग अजीब तरह से देख रहे होते हैं, वही रेसिज्म बिहेवियर जो होता है। अब तभी दूसरी झलक हमको पॉल बनियन के स्टैचू की दिखाई जाती है जो कि यहाँ पर बन रहा था, लेकिन लोगों को ये स्टैचू यहाँ पर बनना पसंद नहीं आता और वो इसके विरोध में होते हैं। और ये स्टैचू इट चैप्टर 1 हमने देख रखा है और चैप्टर 2 के अंदर इसको ही जिंदा कर इसके जरिए पेनीवाइज ने लूजर्स क्लब पर हमला किया था। अब रास्ते में चलते हुए शार्लेट जो होती है वो एक जवान फार्मासिस्ट नॉर्बर्ट कीन को देखती है, और इसको सभी जानते होंगे जिसको हमने इट चैप्टर 1 में देखा था जब बेवर्ली को पहली बार पीरियड्स आए थे। तो उस वक्त तो टैम्पॉन लेने फार्मेसी ही गई थी जिसका मालिक कीन ही था, जो कि एक तरह से क्रीप है और बेवर्ली से फ्लर्ट करता है। और बेवर्ली ने इस चीज का फायदा भी उठाया था जब उसने कीन को अपनी बातों में उलझा कर रखा था और मौका पाकर लूजर्स क्लब के लड़के फार्मेसी से दवाइयां चुरा कर ले गए थे। अब आगे जाकर शार्लेट एक मीट शॉप से मीट लेती है और ये शॉप है स्टैन कर्श की, जिसका नाम चैप्टर 2 में सुनाई देता है, जो कि बेवर्ली के घर का मालिक भी बना था। अब यहाँ वो शार्लेट से थोड़ी बात करता है और उसे अच्छे से ग्रीट करता है। वो कहता है कि यहाँ पर वो उसे देखकर शॉक नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो बाहर के लोग कम ही आते हैं और इसलिए वो उसको देखकर थोड़ा सा सरप्राइज्ड हो गया था। खैर अब शार्लेट सामान ले ही रही थी कि तभी उसे दूर कुछ लड़के एक लड़की को पीटते हुए नजर आते हैं, तो वो उनको रोकने चली जाती है और यहाँ पर सब उसको अजीब नजरों से देख रहे थे। वहाँ पर वो 3 लड़के उस अकेले लड़के को पीट रहे होते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर किसी ने यहाँ पर जुर्म के खिलाफ आवाज उठा दी तो उससे दिक्कत थी। खैर वो घर आकर इसके बारे में अपने पति और विल बेटे से बात करती है, जो कि ये कहती है कि वो उन लड़कों का पता लगाकर उनके घर तक जाएगी ताकि वो दोबारा ऐसा ना करें। लेकिन विलियम कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और वो उससे पूछती है कि क्या उसे किसी ने आज बुली किया था, जिस पर वो मना कर देता है और खाना छोड़कर अपने रूम में चला जाता है। अब हेलन उसे जाने भी देता है, जो कि शार्लेट से ये कहता है कि उसे हर बार ही दूसरों के मैटर में जाने की जरूरत नहीं है और वो पहले भी ऐसा कर चुका है जिसका आउटकम ज्यादा अच्छा नहीं रहा था। अब यहाँ पर दोनों की हल्की सी बहस होने लगती है, लेकिन हेलन खुद को शांत करके सॉरी बोलता है और बताता है कि आज उसका मूड ठीक नहीं है। खैर इसी बीच हम रोनी को देखते हैं जो कि अपने घर पर सो रही थी और परेशान थी, जो कि अपनी माँ के फोटो को देखकर अपसेट हो जाती है, जिसका एक सॉलिड रीजन है। खैर वो चादर ओढ़कर सोने की कोशिश करती है, लेकिन बिस्तर के अंदर से उसे ऐसा एहसास होता है जैसे कि दिल धड़क रहा हो और वो चादर हटाने की कोशिश करती है, लेकिन चादर नहीं हटती। वो बहुत ज्यादा लंबी चादर हो गई थी और देखते ही देखते ये चादर स्किन में बदल जाती है और वहां पर नर्व्स आ गई थी। अचानक से वहां पर पानी भरने लगता है और असल में रोनी जो थी वो एक प्रेग्नेंट वुम के अंदर थी, जैसे कि अनबॉर्न बच्चे रहते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि ये कर तो पेनीवाइज ही रहा था, लेकिन क्यों, तो उसकी वजह है रोनी का ट्रॉमा। जैसे कि इट अपने शिकार के ट्रॉमा से उन्हें हॉन्ट करता है, कमजोर करता है और उस पर फीड करता है। वो सेम चीज अभी रोनी के साथ कर रहा था, जिसकी माँ उसको जन्म देते टाइम ही खत्म हो गई थी और उसी चीज का उसको ट्रॉमा है, गिल्ट है। उसे लगता है कि उसकी वजह से ऐसा हुआ और हो भी सकता है कि माइट भी उसकी दादी इस तरह से उसको बोलती होगी, जिसके चलते ही उसके अंदर गिल्ट था। अब रोनी को तो यही लग रहा था कि ये चादर है और वो उसको हटाने के लिए पूरा जोर लगा देती है, लेकिन वो चादर फट गई थी। लेकिन असल में वो पेट फाड़ कर बाहर आती है और उसके साथ में अम्बिलिकल कॉर्ड भी जुड़ी हुई थी और वो अब तक बहुत ज्यादा डर जाती है, जो कि बिस्तर को देखती है जिसका पेट बन गया था और उस पेट से ये कॉर्ड निकली हुई थी जो कि रोनी के पेट से जुड़ी हुई थी। और अब बेड पर उसकी माँ का चेहरा आ जाता है। उसकी माँ कहती है कि रोनी उसके पेट को फाड़ कर बाहर आ गई और उसने उसे मार डाला। अब अचानक से उसकी आवाज बदल जाती है, डिमोनिक हो जाती है और फाइनली पेनीवाइज की आवाज आती है, जो कि ये कहता है कि रोनी की माँ मर गई और अब उसका पिता भी मारा जाएगा। उसे लोग ले जाएंगे और बहुत बुरी तरह से मार डालेंगे। और हम जानते हैं कि पेनीवाइज किस तरह से बातों ही बातों में इंसान को कितना डरा
आ सकता है और अब वो अम्बिलिकल कॉर्ड को अपनी ओर खींचने लगता है और रोनी वापस पेट में जाने लगती है। लेकिन पीट का मुंह असल में पेनीवाइज का मुंह था, जिसके बहुत बड़े बड़े दांत थे और ये सेम वही मुंह है जिसके अंदर उसने इट चैप्टर 1 में जॉर्जियो खाया था। अब रोनी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और एक झलक पेट मतलब की मुंह के अंदर देखती है तो उसे पेनीवाइज की चमकती हुई पीली आंखें दिखाई देती हैं और वो अब तक बहुत डर गई थी और अपने मुंह से उस अम्बिलिकल कॉर्ड को काट कर उस पेट से खुद को अलग कर देती है ताकि वो बच जाए। खैर अब उसकी माँ का गोश्त या फिर उसका रूप लेकर पेनीवाइज उसे हॉन्ट करता है, लेकिन अब तक उसके पिता आवाज सुनकर रूम में आ गए थे, उसकी दादी भी थी और अब तक सब कुछ नॉर्मल हो गया था। यानी कि जो कुछ उसने देखा वहाँ पर ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं था। यानी कि जो पेनीवाइज है ना, वो किसी बड़े को यहाँ पर इंक्लूड करना नहीं चाहता, वो खाली बच्चों को डराता है। और यहाँ पर पेनीवाइज का इफेक्ट इस टाइप का होता है कि वो बड़े लोगों के अंदर भी बहुत ज्यादा गुस्सा जमा देता है, जिससे कि जो लोग है ना बहुत ही ज्यादा अजीब से बन जाते हैं। खैर अब रोनी अपने पिता से गले लगकर रोने लगती है, जिसको वो संभाल कर शांत कराता है। खैर अब दूसरी तरफ हम डिक हैलोरन को देखते हैं जो कि अपने दो दोस्तों के साथ बार में बैठकर एंजॉय कर रहा होता है, जो कि ये बताता है कि वो एक सुपर सीक्रेट स्पाई मिशन पर काम कर रहा है। लेकिन उसके दो दोस्त इस पर यकीन नहीं करते और वो हंसने लगते हैं। तभी पुलिस चीफ क्लेंट बोर्स वहां पर आता है, जो कि अपने ड्रिंक्स पीने लगता है। लेकिन तभी वहां पर स्टेट्समैन उससे ये पूछता है कि उसने अभी तक हैंक को थिएटर केस में अरेस्ट क्यों नहीं किया, उस पर बहुत प्रेशर है। जिस पर क्लेंट साफ कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, उनके पास कोई भी सबूत नहीं है इसके चलते वो उसको पकड़ पाए। इस पर स्टेट्समैन उसको धमकी देता है कि वो जल्दी से जल्दी हैंक को अरेस्ट करे, नहीं तो स्टेट्समैन उसकी जगह किसी और को अपॉइंट कर लेगा। और हैंक का अरेस्ट होना खाली रेसिज्म की मांग थी और कुछ खास नहीं था, क्योंकि उनके पास कोई सबूत ही नहीं था। खैर अभी क्लिंट का मूड खराब हो जाता है और वो बारटेंडर से बोलकर डिक और उसके साथियों को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। अब डिक हैलोरन भी ये देखकर आराम से अपने साथियों को लेकर वहाँ से जाने लगता है। कहीं ना कहीं क्लिंट को ऐसा लग रहा था कि वो बातें ना बता दे, जिसके चलते वो वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर अगर बात क्लिंट बोअर्स की हो ही गई है तो ये असल में इट चैप्टर 1 में दिखाए गए हेनरी बोअर्स, जो कि लूजर्स को बुली करता था, उसके ग्रैंडफादर हैं। इट चैप्टर 1 में हेनरी ने पेनीवाइज के कंट्रोल में आकर अपने पिता को मारा था और फिर वो जूनिपर हिल मेंटल असाइलम गया था, जहाँ पर वो बंदी रहा था अगले 27 साल तक। लेकिन जब पेनीवाइज वापस लौट कर आया तो उसने फिर से हेनरी को कंट्रोल किया और लूजर्स के सामने लड़ने भेजा। अब इधर डिक हैलोरन अपने दो दोस्तों के साथ बेस पर आता है, जहाँ की एंट्री बंद हो गई थी। तो वो गार्ड से कहता है कि उस पर कोई रोक टोक नहीं है और उसके पास स्पेशल प्रिविलेजेस हैं, लेकिन गार्ड को इस पर यकीन नहीं होता, ऑब्वियसली रेसिज्म के चलते। तो वह हेडक्वार्टर्स में कॉल करके पूछता है और वहाँ से यही जवाब आता है कि डिक हैलोरन कहीं भी जाए, कैसी भी जाए, उस पर कोई रोक टोक नहीं होगी और गार्ड का मुंह सा उतर गया था। खैर अगले दिन फुलर अपने लोगों से जंगलों में जगह जगह खुदाई करवा कर कुछ सर्च कर रहा होता है और ये सब नेटिव अमेरिकन दूर से देख रहे थे, जो कि इस चीज से खुश नहीं है। एंड आई बिलीव कि ये वही लोग होंगे जिन्होंने पेनीवाइज को एक समय पर रोका भी था। याद होगा आपको द रिचुअल ऑफ चर्ट। एनीवेज फुलर अब डिक हैलोरन से आकर बात करता है और ये कहता है कि उसे यहाँ पर डिक करते करते काफी समय हो चुका है और जो उन्हें चाहिए वो अब तक नहीं मिला। जबकि डिक हैलोरन के अनुसार उसके अंदर स्पेशल एबिलिटीज हैं, मतलब कि शाइन है, जिस पर हैलोरन ये कहता है कि वो जल्दी ही उस चीज तक पहुंच जाएगा, क्योंकि उसको यकीन है कि वो उसके बहुत ही करीब है। जिसके बाद अचानक से उसको वोमिट होने लगती है। तो अगर आपको इन दोनों की कॉन्वर्सेशन से कुछ समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फुलर जंगलों के अंदर कुछ ढूंढ रहा है जिसे इंसान आसानी से नहीं ढूंढ सकते, तो उसको पता लगाने के लिए डिक हैलोरन की शाइन काम आ रही है। याद होगा तो आखिरी एपिसोड में बताया गया था कि डिक हैलोरन इट को फी कर सकता है और यही डिक हैलोरन द शाइनिंग मूवी के अंदर है, जहां पर वो होटल के अंदर हेड शेफ हुआ करता था। खैर अब डिक हैलोरन यहाँ से शाइनिंग में कैसे पहुंच गया था तो इसका जवाब हमको आने वाले एपिसोड से मिलेगा। हालांकि अभी हम इतना जान चुके हैं कि सिर्फ इट इंसानों के पीछे नहीं है, बल्कि कुछ इंसान लाइक फुलर भी उसके अंदर या फिर उसकी एबिलिटीज के पीछे है, जिसका वो अपने हिसाब से इस्तेमाल करने वाले थे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हैलोरन को वोमिट हो गई थी कि तभी अचानक से स्कूल की तरफ सीन शिफ्ट होता है, जहां पर खाने के अंदर खाना डल रहा था, जो कि बहुत ही वियर्ड सा सीन था। एनीवे स्कूल के अंदर लेई को देखते हैं, जो कि अब अकेली रहने लगी है, अकेले खाने लगी है, क्योंकि मार जो है ना वो पैटी और उसके दोस्तों के साथ रहने की कोशिश करती रहती है और इतना ज्यादा हार्ड ट्राई करती है कि खुद ही रोनी और लिली का मजाक उड़ा रही होती है। अब यहाँ पर हमको साफ नजर आता है कि पर्टिकुलरली पैटी जो है वो मार्च को इतना पसंद नहीं करती और उल्टा उसका ही मजाक उड़ाने लगती है। अब यहाँ पर होता यह है कि मार जोक्स कर रही थी, जिसके चलते पैटी की दो दोस्त उस पर काफी हंस रही थी और इसी के चलते पैटी को जलन होने लगती है और वो मार्च के कपड़ों को ताना मार देती है कि यहाँ पर वो कल भी सेमी स्वेटर पहन कर आई थी, जिसके चलते मार चुप हो गई थी।
अब मार्ज जो होती है ना, वो लिली को अपने पास खाना खाने के लिए बुलाती है, पैटी के पास बैठने के लिए कहती है, लेकिन लिली उसे इग्नोर करके अकेले बैठती है। इसके पास रोनी आती है जो कि ये बताती है कि इट वापस आ चुका है और वो उसके पिता को ले जाने की बात कर रहा था। वो अपने साथ हुए हादसे के बारे में सब कुछ बताती है। इस पर लिली कहती है कि पुलिस उसके पिता हैंक को अरेस्ट नहीं करेगी क्योंकि उसने बताया था कि जब वो सब शुरू हुआ था तब हैंक थिएटर के अंदर थे ही नहीं। ये सुनकर रोनी उस पर गुस्सा करने लगती है कि इससे तो शक उसके पिता पर ही जाएगा, और वो ये कहती है कि उसने सच क्यों नहीं बताया कि वो मॉन्स्टर सबको खा गया था। इस पर लिली कहती है कि वो ऐसा नहीं बोल सकती क्योंकि अगर उसने ऐसा बोला तो उसे पागल समझकर फिर से मेंटल असाइलम में भेज दिया जाएगा। अब रोनी इस बात पर बहुत गुस्सा हो गई थी और वो उठकर उसके ऊपर चिल्ला देती है, गाली दे देती है। इसकी आवाज सुनकर टीचर उसे अपने साथ ले जाती है। अब दूसरी तरफ विलियम जो होता है वो अपने लॉकर के पास जमीन पर बैठकर खाना खा रहा था, जिससे रिच नाम का बच्चा बात करता है जो कि उसे पहले भी क्लास में मिला था और उसके साथ अच्छे से बिहेव किया था। उसने उसकी पेंसिल की तारीफ करी थी। अब तभी रिच जो होता है वो पैटी के साथ मार्च को जाता हुआ देख पाता है, जिसको देखते ही उसकी आंखें चमकने लगती हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज नोटिस कर पाते हैं कि जो मार्च होती है ना, उसकी आंखें बहुत ही येलो टाइप की चमक रही थी और उसका बर्ताव भी ना काफी वियर टाइप का रहा करता था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पेरेंट्स और वो भी ईट के कब्जे में थे? एनीवेज यहाँ पर रिच उसको काफी पसंद करता था, लेकिन वो उसको काइंड ऑफ इग्नोर कर देती है और पैटी की दोस्त उसको यहाँ पर मिडल फिंगर भी दिखाती है। एनीवेज इसी बीच एक बच्चा लॉकर रूम में स्टिंक बॉम्ब फेंक देता है और उससे बचने के लिए विल भागता है जो कि उसी टीचर से टकरा गया था और टीचर को ऐसा लगता है कि ये काम उसने खुद किया था, जिसके चलते वो उसको पनिशमेंट देती है। बेसिकली उसको डिटेंशन दी गई थी। अब इसी बीच हमें शार्लेट को फिर से दिखाया जाता है जो कि शॉपिंग पर निकली थी और सेकंड हैंड रोज नाम की शॉप पर जाती है जहाँ से उसके पति ने वो टेलीस्कोप लिया था। अब यहाँ पर आपको एक डिटेल समझाई जाए तो सेकंड हैंड रोज शॉप इट के दोनों पार्ट में हमने देखी है और यहाँ से बिल ने बड़े होने के बाद में अपनी सिल्वर साइकिल खरीदी थी। और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि तभी शॉप के ओनर द स्टीफन किंग जिन्होंने ही इट की पूरी नोवेल लिखी है, और वो ही नहीं बल्कि द शाइनिंग भी, पेट सिमेट्री, सेलम स्लॉट, डॉक्टर स्लीप और भी बहुत सारी चीजें हैं। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, स्कूल में रोनी और विल दोनों ही अपनी पनिशमेंट यानी कि डिटेंशन रूम में पूरी कर रहे होते हैं और यहाँ पर दोनों की जान पहचान होती है। दोनों बात करते हैं। एज वी नो कि विल को साइंस बहुत पसंद है और वो आउटर स्पेस के बारे में भी पढ़ता रहता है। फिर इसी बीच उन दोनों को आवाज सुनाई देती है जो कि बाहर देखते हैं तो बाहर पुलिस ऑफिसर लिली को अपने साथ ले जा रहे थे और पुलिस स्टेशन ने उससे क्लिंट बात करते हैं जो कि उस रात के बारे में पूछते हैं और वो बता देती है कि तब वहाँ पर हैंक मौजूद नहीं थे और उनकी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन जो क्लिंट होता है वो प्रेशर के चलते ये चाहता था कि हैंक यहाँ पर फंस जाए, तो वो पहले तो लिली को धमकी देता है कि अगर उसने ये नहीं कहा कि वहाँ पर हैंक था तो मेन सस्पेक्ट वही बचती है, यानी कि उसने ही उन तीनों बच्चों को मारा था। और लिली जो खून से लथपथ मिली थी सब कुछ उस पर ही शक जाएगा और फिर उसको जूनिपर हिल भेज दिया जाएगा, जिसको सुनकर वो बहुत डर जाती है क्योंकि वो अपने मेंटल इश्यूज की वजह से पहले भी वहाँ पर गई थी और अब वो वहाँ पर फिर से नहीं जाना चाहती। अब क्लिंट ही कहता है कि लिली के अकॉर्डिंग वहाँ पर हैंक नहीं था, लेकिन क्या वो पूरी तरह श्योर है, तो वो मना कर देती है और अब हैंक को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि इतना ही काफी था। अब रोनी इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। आस पड़ोस के जो उनकी कम्युनिटी के लोग थे वो भी उन लोगों को ही गलत समझ रहे थे। यहाँ पर रोनी की दादी बहुत चीखती है, चिल्लाती है। एनीवेज इन चीजों से परेशान होकर रोनी जो होती है वो सीधा लिली के घर जाती है। इतनी रात को गेट खटखटाती है जहाँ पर लिली की माँ बाहर आई थी और वो उसको पागल बोलने लगती है। अब तभी लिली अपने रूम से नीचे उतर कर आती है और तभी रोनी उससे ये पूछती है कि उसने क्या कह दिया उसके पिता के बारे में, जिस पर वो ये बताती है कि क्लिंट ने उसे ट्रिक किया। लिली की माँ रोनी को घर से भगा देती है और बाहर से रोनी लिली के ऊपर चिल्लाने लगती है। अब दूसरी ओर हेमलन जेल के अंदर मास्टर से मिलने जाता है और उसके सामने वही सेम मैकरॉ पीएम रखता है जो कि उसके अटैकर ने उसके ऊपर तानी थी। और जैसा कि फुलर का ये मानना था कि ये सब मास्टर्स ने किया है, तो शायद ये हेलन का तरीका था खुद क्रॉस चेक करने का। अब हेलन ये कहता है कि ये गन वो पहले भी इस्तेमाल कर चुका है और इस गन में एक दिक्कत है कि फंस जाती है और वो खुद इसे सही से ऑपरेट नहीं कर पाया था, लेकिन उस रात मास्टर्स ने एक झटके में उसे लोड कर लिया। कैसे? और उसका मानना है कि उन 3 अटैकर्स में मास्टर था ही नहीं। मास्टर्स कहता है कि उसने ही हमला किया था। तो अब हेलन उसको बुरी बातें बोलकर पोक करता है, उसकी माँ के बारे में बोलता है। इस पर गुस्सा होकर मास्टर्स वो गन उठा लेता है, लेकिन अब वो भी उसे लोड नहीं कर पाता, मतलब कि उस हमले में वो था ही नहीं, क्योंकि होता तो सेम गन 1 सेकंड में लोड करके हेलन को शूट कर देता। अब हेलन फुलर से बात करने जाता है और ये कहता है कि उस हमले में मास्टर्स नहीं था, अटैक किसी और ने किया था। और अब तभी फुलर थोड़ा सा सोचकर उससे बात करना शुरू करता है और कहता है कि उसने अपने करियर में बहुत से लोग देखे हैं, लेकिन हेलन उन सबसे अलग है और उसके जैसे ही ब्रेव मैन को वो कब से ढूंढ रहा था। अब फुलर ये बताता है कि उस रात जो हमला उस पर हुआ था वो उन लोगों ने ही करवाया था, जो कि उसकी एक परीक्षा थी और मैंने आपको लास्ट एपिसोड में कहा भी था कि पक्का ऐसा ही कुछ होगा। खैर फुलर ये कहते हैं कि ऐसा क्यों करा गया था उसके बारे में वो उसको बताएंगे।
इसी बीच हम लिली को देखते हैं जो कि मार्केट से जा रही होती है और उसके पीछे हम एक रेड ट्रक नोटिस करते हैं और एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में ये सेम ट्रक दिखाई दिया था और आगे भी दिखाई दिया और फिर अब से दिख रहा है। इनफैक्ट आने वाले काफी सारे एपिसोड्स में दिखने वाला है। खैर अब लिली मार्च जाती है कुछ शॉपिंग करने के लिए जहाँ पर उसे सुनाई देता है कि वो पागल है और इट यहाँ पर उसका पीछा कर रहा था, उसके दिमाग से खेल रहा था। तो आसपास के लोग उसको अजीब तरह से देखने लगते हैं, उसको डराते हैं, उस पर नजर रखते हैं। इनफैक्ट स्पीकर पर भी उसका ही नाम आता है और वो आगे एक सेक्शन में खुद को कॉर्नफ्लेक्स के शेल्फ के सामने पाती है और यहाँ कॉर्नफ्लेक्स के बक्सों पर उन बच्चों यानी कि मैटी, फिल, टेरी और सूजी के फोटोज बने हुए थे। और सबसे वियर्ड बात कि यहाँ पर कॉर्नफ्लेक्स का नाम होता है पेनीवाइज कॉर्नफ्लेक्स। खैर अब लियू से डरकर भागती है और पिकल सेक्शन में पहुंच जाती है जहाँ पर वो फंस गई थी और पिकल की बॉटल्स में वो अपने पिता के टुकड़ों को देखती है क्योंकि उसके पिता के टुकड़े हो गए थे पिकल फैक्ट्री में। अब वो उसे हॉन्ट करने लगते हैं, उससे किसी मांगने लगते हैं। खैर वो उसे हॉन्ट करते हैं, उससे बात करते हैं जिसके चलते वो एक बोतल को तोड़ देती है, लेकिन तभी सारी बोतल्स जो होती है वो खुद पे खुद टूटने लगती है और उसके पिता के अलग अलग टुकड़े जो होते हैं वो जुड़कर एक खतरनाक मॉन्स्टर बना देते हैं। लिली इससे बहुत डर जाती है और अब उसके पिता के हाथों की जगह टेंटिकल्स आकर उसको जकड़ लेते हैं। इनफैक्ट उसके मुंह में एक टेंटिकल भी डालने लगते हैं और ये डिटेल की पेनीवाइज और बहुत से केसेस में टेंटिकल्स के साथ दिखाई भी देता है। इनफैक्ट शुरुआत में हमने देखा था जो कार्टून स्केच दिखाई दिया था वहाँ पर वो बच्चों को लॉलीपॉप से लुभा रहा था और वहाँ पर टेंटिकल्स मौजूद थे। खैर अब लिली जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि तभी मार्ट मैनेजर आकर उसे चुप कराता है और अब तक वहाँ पर सब कुछ ठीक हो गया था और सिर्फ एक ही जार बोतल टूटी थी जो कि लिली ने खुद तोड़ी थी। इस बात पर लिली की माँ अपनी होप्स खत्म कर देती है और उसको जुनिपर हिल भेज देती है यानी कि मेंटल असाइलम में। मीनवाइल फुलर हैनन को अपने सीक्रेट मिशन के बारे में बताता है और उसे उस सीक्रेट बेस पर लेकर जाता है जहाँ पर शुरुआत में उसने देखा भी था कि बहुत कुछ सीक्रेट चीजें चल रही थी, जहाँ पर वो ये कहता है कि सोवियत अपनी तैयारी कर चुका है, जो चाहे तो कुछ मिनट्स में यूएस पर जगह जगह मिसाइल छोड़ सकता है और उससे बचने के लिए उन्होंने कोई ढूंढा है। तो वो बताते हैं कि टेरी के नीचे कुछ ऐसा दफन है जो कि बहुत सारी एबिलिटीज को पदस करता है, वो लोगों को सिर्फ डराकर खत्म कर सकता है और अगर वो उनके हाथ लग गया तो वो आने वाली जंग में ऐसे ही जीत जाएंगे, मिसाइल्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नीचे क्या दफन है, वो क्या कर सकता है, ये उनको भी नहीं पता और इसके लिए ही उनको डिक हैलोरॉन की भी जरूरत थी, इसलिए वो उसकी शाइन का इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि वो इट को फील कर सकता है। अब इसी बीच एक ऑफिसर आकर हमको बताता है कि डिक साइट पर कुछ मिला है और ऑफिसर के साथ यहाँ पर डिक हैलोरॉन भी आया था। हैनन, फुलर और डिक बाकी ऑफिसर के साथ उस डिक साइट पर जाते हैं तो वहाँ पर जमीन में नीचे से एक जीप निकलती है जिसमें स्केलेटन भरे हुए थे और ये स्केलेटन है गैंगस्टर्स के जिनके हाथ में टॉमी गन्स भी थी। जिसके बाद हम सुनते हैं हश 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 हियर कम्स द बोगीमैन, जो कि किसके लिए कहा जा रहा था ये हम अच्छे से जानते हैं, यानी कि पेनीवाइज के लिए। हालांकि सेम सॉन्ग जीपर्स क्रीपर्स के लिए भी प्ले हुआ था और इसी सॉन्ग के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ और ईस्टर एग्स को भी नोटिस किया है। तो जो ओपनिंग क्रेडिट इमेजरी था ना, वहाँ पर हमको दिखाया गया है बहुत सारी चीजों के बारे में। तो यहाँ पर हमें एक्सप्लोजन ऑफ द किचनर आयरवर्क्स और द ब्रैडले गैंग मैसेकर के बारे में दर्शाने की कोशिश करी गई है। अब अंत में जब लिली जो होती है वो शॉपिंग करने जाती है तो वहाँ पर कई सारे मल्टीपल कैंस थे क्लोमेट बेकिंग पाउडर के जो कि शेल्फ के ऊपर रखे हुए थे, जो कि हमें दर्शाता है शाइनिंग मूवी के बारे में, जो कि एक सटल लिंकेज है किंग यूनिवर्स का। और एक चीज, जब शार्लेट पहली बार डेरी टाउन को देख रही थी तो उसने एक एले देखा था जो कि खाली पड़ा हुआ था, यानी कि ओरिजिनल इट नॉवल के अंदर, फिल्म के अंदर लूजर्स क्लब यहीं पर गैदर हुआ करते थे और यहीं पर बुली हेनरी बोर्स ने बेन के ऊपर हमला भी किया था। और आपने स्कूल के बाहर बोर्ड देखा था जहाँ पर कर्फ्यू फॉर चिल्ड्रन लिखा हुआ था, जो कि ये पॉइंट आउट करता है कि डेरी अब बच्चों के लिए सेफ नहीं है और ये सपोर्ट करता है कि इट वहाँ पर हर 27 साल बाद आया करता था। इनफैक्ट यहाँ पर जितनी भी चीजें दिखाई गई थी, जैसे कि अंत में वो गाड़ी बाहर निकलती है डिग करने के बाद में, या फिर और भी चीजें जो कि यहाँ पर थी, वो दर्शाती है कि डेरी की हिस्ट्री काफी खराब रही है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि फ्यूचर के एपिसोड्स में या फिर फ्यूचर सीजन्स के अंदर हमको दर्शाई जाने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि आपको एपिसोड 2 की कहानी अच्छी लगी होगी। सारे डिटेल्स, ईस्टर एग्स और हिडन थिंग्स आपको समझ में आई होंगी।